क्या होता है जब दुनिया आपको मरने के लिए छोड़ देती है, जब आपके पास कपड़े नहीं होते और आप ठंड से कांपते हैं, खाने के लिए खाना नहीं होता, तो आपको खुद को बचाने के लिए अपने ही फैमिली मेंबर्स और यार दोस्तों का मांस खाना पड़ता है। बट मौत है कि फिर भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। तो दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित है जिसका नाम है सोसाइटी ऑफ द स्नो। इस कहानी को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये दिल दहलाने वाली कहानी शुरू होती है 13 अक्टूबर 1972 को साउथ अमेरिका के यूरुग्वाई देश से। एक चार्टर्ड प्लेन उड़ान भरता है जिसको चिली देश की राजधानी सैंटियागो में पहुंचना है। इस प्लेन में बैठे हैं रग्बी प्लेयर्स और उनका मैच देखने जा रहे हैं उनके फैमिली मेंबर्स और यार दोस्त। इस वक्त इस प्लेन में टोटल 40 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर्स हैं। ये फ्लाइट 3 घंटे में अपने स्टेशन पर पहुंच जाएगी, लेकिन दुर्भाग्य इस प्लेन को चिली देश से सैंटियागो में पहुंचने से पहले अर्जेंटीना के पहाड़ी इलाके से होकर गुजरना होगा, जहां अक्सर खराब मौसम के चलते प्लेन क्रैश हो जाया करते हैं। ये प्लेन लगभग 18,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ रहा था और धीरे धीरे एंडीज की पहाड़ियों को पार करते जा रहा था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण पायलट को आगे कुछ दिखाई नहीं देता और इसी कारण प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ से टकरा जाता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। अब केवल प्लेन का फ्रंट पार्ट ही बचा था, जो 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नीचे ग्लेशियर से टकराता है। प्लेन पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है और पायलट तुरंत मारे जाते हैं, लेकिन इनमें से काफी लोग जख्मी हालत में हैं और इन लोगों को तो ये भी नहीं पता कि ये कहाँ पर है। ये क्रैश हुआ प्लेन एंडीज की किसी अनजान पहाड़ी पर बिखरा पड़ा है। अब ये लोग इस पहाड़ी से जिंदा बच पाएंगे या नहीं, ये कोई नहीं जानता। वो रात इनके लिए एक नई मुसीबत लेकर आई। कुछ ही मिनटों में टेम्परेचर -30 डिग्री तक पहुंच गया। प्लेन क्रैश से तो उन लोगों की जान बच गई, पर ठंड ज्यादा होने के कारण जख्मी हुए लोग पूरी रात चिल्लाते रहे। जैसे तैसे करके वो रात तो गुजर गई, लेकिन जख्मी हुए 3 लोग उस रात मारे गए। बाकी बचे सभी लोग प्लेन से निकालकर एक सुरक्षित जगह पर रख देते हैं ताकि मदद आने तक उनकी बॉडी सेफ रह सके। खाने को इनके पास बिस्किट और चॉकलेट के अलावा कुछ भी नहीं था। ये सभी रात होने से पहले प्लेन के अंदर से कुर्सी व बाकी फालतू चीजों को बाहर निकाल फेंकते हैं ताकि रात को सोने के लिए उसमें पर्याप्त जगह बन सके, और साथ ही टूटे हुए पीछे के हिस्से को भी कुछ कपड़ों से बांधकर उसे कवर कर देते हैं ताकि उन्हें ठंड कम लगे। इधर नांदो की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। दरअसल नांदो को अभी तक नहीं पता था कि वो कहाँ पर है। वो उन लोगों से कहता है कि मेरी माँ कहाँ है, तो वो बताते हैं कि तुम्हारी माँ अब जिंदा नहीं रही। नांदो कहता है कि हम लोग कब से यहाँ पर हैं, तो वो बताते हैं कि हम लोगों को आज ही 3 दिन हो चुके हैं। नांदो कहता है कि कोई आ रहा है, तो उसकी यह बात सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं और एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगते हैं। बाहर आकर ये सभी लोग बर्फ के ऊपर बैगों की मदद से प्लस का सिंबल बना देते हैं ताकि उनकी मदद करने आए लोग ऊपर से उसे देख सकें और उन्हें बचा सकें। तभी उनके ऊपर से एक प्लेन गुजरता है जिसे देख वो लोग इशारा करते हैं और कहते हैं कि शायद उन लोगों ने हमें देख लिया और वो लोग हमें बचा लेंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया। उनमें से एक शख्स कहता है कि सुनो, वो लोग हमारे लिए प्लेन से खाना भी फेंक सकते थे। जवाब में मार्शलो कहता है कि उसका कोई फायदा नहीं होता, उतनी ऊंचाई से खाना फेंकेंगे तो खाना बर्फ में धंस जाएगा, हमें तो वैसे भी नहीं मिलता। अब जख्मी लोगों को प्लेन में सुरक्षित बैठाने के बाद वो लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोगों को कैसे भी करके उन लोगों से संपर्क बनाना होगा। तभी नोमर्तो कादी कहता है कि हाँ, हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्यों ना हम लोग वहाँ जाए जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था, हो सकता है वहाँ रेडियो मिल जाए। और इस तरह ये लोग उस पहाड़ की ओर चल पड़ते हैं जहाँ प्लेन क्रैश हुआ था। अब 4 लोगों का ये ग्रुप बर्फ की इन ठंडी हवाओं से लड़ते झगड़ते पहाड़ पर तो चढ़ जाते हैं, बट जैसे ही वो लोग पीछे मुड़कर प्लेन की ओर देखते हैं तो पहाड़ की ऊंचाई ज्यादा होने के कारण उन्हें वहां से प्लेन नहीं दिखता। अब ये सब देख उन लोगों को समझ में आ गया कि हमारी मदद करने आए लोगों को भी हम इसी तरह नहीं दिखे होंगे, इसका मतलब हमारी मदद करने यहाँ कोई नहीं आने वाला। और इस तरह वो सभी वापस प्लेन के पास आ जाते हैं। आज यहाँ इन लोगों को 6 दिन हो चुके हैं और कल रात इन लोगों ने आखिरी बची खाने की चीजें भी बांट ली और अब इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अगले 2 दिनों तक इन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, बट भूख है कि अब इन लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी, इसलिए इनमें से कुछ लोग अपने ही साथियों की डेड बॉडी को खाने के बारे में सोचते हैं। और ये बात मार्शलो को पता चली तो रॉबर्टो से कहता है कि तुम पागल हो गए हो रॉबर्टो, और अपने साथ बाकियों को भी पागल कर रहे हो। नोमर्तो कहता है ये एक जुर्म है मार्शलो, उनकी इजाजत के बिना हम उनकी डेड बॉडीज को नहीं खा सकते, हमारा कोई हक नहीं बनता। रॉबर्टो कहता है कि बाहर प्रोटीन है और हमें खाने की जरूरत है, तुम्हें पता है अगर हमने खाना नहीं खाया तो हम मर जाएंगे। काफी देर बहस करने के बाद ये निर्णय निकला कि जिसको बॉडी खानी है वो शौक से खा सकता है।
और जिसको नहीं खानी वो ना खाए। एक दिन और निकल गया, बट इंसानियत के नाते अभी तक इन लोगों ने डेड बॉडीज को खाना सही नहीं समझा। अब तो इनकी पेशाब भी काली आ रही थी। अब खाने के नाम पर इन लोगों ने कपड़ों को चापना शुरू कर दिया। कोको निकलिस ने अपने माँ बाप के नाम खत लिखा, प्यारे मॉम डैड, मैं प्लेन क्रैश होने के 8 दिन बाद ये खत लिख रहा हूँ। हम एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर हैं। हमारे चारों तरफ पहाड़ है, पास ही एक झील भी है, लेकिन मौसम बदलने तक उस पर बर्फ जमी रहेगी। हम सब ठीक है। हम यहाँ 27 लोग हैं जो अभी तक जिंदा हैं। आज नंदू की बहन ने अपनी आखिरी सांसें ली। मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही है। मैं ऊपर वाले से यही मांगता हूँ कि वो चाहे तो मुझे ऊपर बुला ले, मगर बस आखिरी बार आपसे मिलने का मुझे मौका दे दे। इधर नंदू की बहन को दफनाने के बाद रॉबर्टो और बाकी सभी लोग एक एक करके कैप्टन मार्शलो से कहते हैं कि हम सभी इजाजत देते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारी डेड बॉडीज को आप खा सकते हैं। बाकी सभी लोग एक एक करके डेड बॉडीज को खाने चले जाते हैं। बस नॉमर्तो और कैप्टन मार्शलो को छोड़कर ये दोनों अभी भी इस फैसले के खिलाफ हैं। जो लोग डेड बॉडीज को नहीं खा पा रहे हैं वो लोग आसमान को ताकते रहते हैं, इस उम्मीद में कि शायद कोई मदद आ जाए। लेकिन उनकी उम्मीद की धज्जियां उड़ गईं जब उन्हें ये बात पता चली कि एंडीज की पहाड़ी में क्रैश हुए यूरोगोइन प्लेन की तलाश का काम आज खत्म किया जा रहा है। इस प्लेन के मलबे को ढूंढने का काम अब अगले साल की शुरुआत में किया जाएगा। ये खबर सुनते ही मानो उन सभी लोगों की जान सी निकल गई और वो सभी जोर जोर से रोने चीखने लगे। तभी कैप्टन मार्शलो अपने सभी साथियों से कहते हैं कि मैं गलत था जो तुम्हें रेस्क्यू टीम का इंतजार करने के लिए कहा, पर अब आखिरी चीज कहना चाहता हूँ, जो है वो खा लो। अगले दिन नूपा क्रिस्तागो और मैक्टोनस प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने निकल जाते हैं जो क्रैश के वक्त टूटकर पीछे रह गया था। दरअसल इन लोगों को रेडियो चलाने के लिए बैटरी चाहिए और वो उसी हिस्से में है। जैसे तैसे करके ये लोग टूटे हुए उस टुकड़े के पास तो पहुंच जाते हैं, बट उन लोगों को वहाँ लाशों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता और ज्यादा बर्फबारी की वजह से ये लोग घुटनों तक उसमें घुस जाते हैं। ये बर्फीले तूफान में वापस आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन रात के अंधेरे ने इन्हें जकड़ लिया। ये रात इनके लिए नर्कलोक से कम नहीं थी, जहाँ इन लोगों को खुले आसमान के नीचे बिना कपड़ों के काटनी पड़ी और सुबह तक इन तीनों को बर्फ ने पूरी तरह से ढक लिया। लेकिन किस्मत अच्छी होने की वजह से ये लोग अभी भी जिंदा थे। वापस आने के बाद नांदो नोमर्तो से पूछता है। नोमर्तो कहता है कि वहाँ से कुछ नहीं दिखता सिवाय बर्फ के पहाड़ के, और मुझे नहीं लगता कि हम सब लोग घर वापस लौट पाएंगे। नांदो कहता है कि तुम हिम्मत मत हारो नोमर्तो, देखना हम सब लोग जल्दी ही घर वापस जाएंगे। नांदो कहता है कि तुम ये खा लो नोमर्तो, नहीं तो हम जिंदा नहीं पहुंच पाएंगे। अब नोमर्तो को ना चाहते हुए भी उस मांस को खाना पड़ा। इधर नांदो हर रोज घंटों की ट्रेनिंग करता है। उसे पूरा यकीन है कि इस पहाड़ी के पीछे जिल्ली की हरी भरी वादियां हैं, बट उसे क्या पता था कि आज की रात उन सभी के लिए एक नई मुसीबत लेकर आएगी। ये सभी प्लेन के अंदर बैठकर आपस में हंसी मजाक कर रहे थे कि तभी अचानक से बर्फ का तूफान आता है और इन सभी को दबाकर चला जाता है। इस तूफान में इनका कैप्टन मार्शलो मारा जाता है और साथ ही में कई और लोग भी, और जो लोग जिंदा बचे थे वो अभी भी उस प्लेन के अंदर बैठकर अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब तो इस प्लेन के अंदर इन लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। नुमा को जब सांस लेने में ज्यादा दिक्कत होने लगी तो वो गुस्से में उस प्लेन के आर पार छेद कर देता है, और इस तरह उसका ये गुस्सा उन सभी के लिए जिंदगी की एक नई किरण लेकर आया। और इस तरह फिर से ये लोग उस प्लेन से बाहर निकल आए। बाहर आने के बाद ये लोग प्लान बनाते हैं कि अगर हम लोगों को जिंदा घर वापस जाना है तो हम सभी को एक प्लान के साथ उस पहाड़ के पीछे जीली जाना होगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अगले दिन नुमा और नांदो अपने कुछ साथियों के साथ उस पहाड़ पर चढ़ाई करते हैं। पहाड़ पर ऊपर चढ़ते वक्त नुमा को चक्कर आते हैं और वो उस पहाड़ से नीचे गिर जाता है। उस दिन नुमा की तबीयत खराब होने की वजह से उन लोगों को वापस आना पड़ता है। हर गुजरते दिन के साथ मौत इनके और भी करीब आती जा रही थी। खाने को कुछ भी नहीं था तो ये लोग हड्डियों से बचा कुचा मांस निकाल कर खाने लगे। पहले ये लोग इस बारे में सोचते भी नहीं थे, लेकिन अब इनके लिए ये एक आम बात बन चुकी थी, क्योंकि इन लोगों को अब फर्क पड़ना बंद हो चुका था। इधर नांदो बाकी साथियों के साथ आज भी घर वापस जाने की जद्दोजहद में उस पहाड़ की ओर बढ़ता है। ये लोग उन सभी को हंसी खुशी विदा करते हैं। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद नांदो और उसके साथी उस पहाड़ पर तो चढ़ जाते हैं, पर उसके ऊपर से भी उन लोगों को चारों ओर सिर्फ और सिर्फ बर्फ के पहाड़ ही दिखाई देते हैं। इधर नोमर तो तबीयत खराब होने के कारण अपना दम तोड़ देता है। नांदो रॉबर्टो से कहता है कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, मुझे लगता है कि इस घाटी के पीछे समुद्र है और वहीं पर जिल्ली है जो कि हमारी मंजिल है। रॉबर्टो कहता है कि कहना आसान है, ऐसे भी हमारे पास सिर्फ हफ्ते का ही खाना बचा है। नांदो कहता है कि तुम समझ नहीं रहे हो रॉबर्टो, तुम ये तो देखो हम कहाँ तक आ गए। इतना ऊपर आने के बाद अब हम हिम्मत नहीं हार सकते। और हाँ, अभी फैसला कर लो, तुम मेरे साथ चलना चाहते हो या प्लेन में इंतजार करना। नांदो की ये बात सुनते ही रॉबर्टो उनके साथ चलने की हामी भर देता है और बचा
उनका एक साथी, तो वो उसे प्लेन की ओर भेज देते हैं ताकि उनका खाना कम ना पड़े। 8 से 9 दिन लगातार चलने के बाद आखिरकार इन लोगों को एक नदी दिखती है जहाँ ये दोनों लोग पानी पीते हैं। तभी रॉबर्टो को घोड़े पर आता एक आदमी दिखता है, जिसे देख वो लोग उससे हेल्प हेल्प चिल्लाने लगते हैं और इस तरह वो आदमी उन दोनों को अपने घर ले आता है। सबसे पहले उनको भरपेट खाना खिलाता है और फिर उनकी ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को फोन पर बताता है। अब पुलिस उनकी ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही एयरफोर्स वालों को बता देते हैं और इस तरह एयरफोर्स वाले बिना देरी किए हेलीकॉप्टर से उन दोनों को अपने साथ बिठाकर उस क्रैश हुए प्लेन के पास जाते हैं। इधर हेलीकॉप्टर को आता देख बाकी लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं और इस तरह इन सभी लोगों को रेस्क्यू टीम बचा लेती है। दोस्तों इसी के साथ हमारी इस वीडियो का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही मिलते हैं ऐसी ही मजेदार मूवी को एक्सप्लेन करते हुए।